नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं आज नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी शंखसार। आसिया जब अलमस्त सी मुलायम बिस्तर पर करवट बदल कोहनी के बल उठी तो उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया ही बदल गई हो और उसके अंदर एक नई औरत ने जन्म लिया हो जो हर तरह से भरी पूरी और मुतमईन है। उसने दूसरी तरफ झुककर अपने लंबे बालों को उसके औंधे पड़े सीने के नीचे से धीरे से निकाला और बिस्तर से उतरी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। लगा जैसे बदन के सारे जोर जंजीरें तोड़ ठुमक रहे हों और रोए रोए से उमंगों का सोता फूट रहा हो। बदन इतना हल्का जैसे धुनी रुई का गोला। सामने आईने में नजर आते अपने सरापे पर उसने नजर डाली। एक निखार, एक सम्मोहन, एक हुस्न, एक लावण्य उसके पूरे वजूद को दमका रहा था। कोई जलन, कोई जख्म, कोई दाग, किसी तरह का कोई स्याह निशान कहीं मौजूद न था, बल्कि बदन पर फिसलते हाथों ने एहसास दिलाया जैसे वह फूल की तरह मुलायम और खुशबूदार है। अपने दोनों हाथ उठाकर उसने भरपूर अंगड़ाई भरी। बदन में छाई गहरी मस्ती फूलों से भरी डाल जैसी झड़ी। उंगलियों को बालों के बीच फंसाकर उसने दोनों हाथों से माथे पर झुकाए बालों को पीछे की तरफ समेटा और पलकें झपकाई। लंबे बालों के गुच्छे उसके नंगे नितंब पर लहराए। होठों पर मुस्कान फैल गई। सारा बदन अनजानी गुदगुदाहट से भर गया। वह इन बालों से कैसा खेल रहा था। कभी बालों की लंबी भारी लट इस तरह छितराता कि महीन जाल उसके सीने पर बिखर जाता और वह उनके चुंबन लेता, फिर बालों को समेटकर आधे चेहरे और सीने को ढक उसे अपलक निहारता, फिर उन्हें बिस्तर पर दूसरी तरफ फैला आसिया की कमर में हाथ डाल उसके होठों को इस तरह अपने होठों के आगोश में भींच लेता कि आसिया बेसुध हो जाती और आसिया की भारी पलकों में सपनीला समा तैर गया। कुछ घंटे पहले झिझकती आसिया दो दिल बनी चिलमन के बाहर खड़ी थी। एकाएक जाने किस जज्बे से प्रभावित हो उसने चिलमन हटाई और कमरे में तैर गई। उसके जिस्म पर उगी नागफनी की बेल अपनी चुभन भूल गई। पीछे से पुकारती आवाज़ थक कर खामोश हो गई और उसका कांपता वजूद एकाएक थम गया। वह थमना मौत नहीं थी, बल्कि उस भय से मुक्ति थी कि अंदर घुसते ही तेज भूकंप आ जाएगा जो उसके साथ इस आसमान और ज़मीन को भी हिलाकर तबाह व बर्बाद कर देगा। चिलमन एक खौफ, एक दीवार, एक कैद थी। उसके इस पार एक आज़ादी, एक जिंदगी, एक अधिकार है। सोचकर हंस पड़ी आसिया और गुनगुनाती सी गुसल खाने से कमरे में दाखिल हुई। खुली खिड़की से हवा का ताज़ा झोंका आया। सब कुछ बदल गया, अंदर और बाहर। उसने झांक कर बाहर देखा। आंखों में दिखता नीला आसमान और पेड़ों के हरे पत्ते कभी इतने चमकदार और सूरज कभी इतना जानदार नजर नहीं आया था। वह कपड़े उठाने झुकी, तभी बालों से ढकी पीठ के नीचे उसको गर्म उंगलियों ने छुआ। वह जाग गया शायद। शर्माई सी वह बिना मुड़े सीधी खड़ी हो गई। उंगलियां अब हथेली बनी उसके पैरों को सहला रही थीं। सारी जिंदगी की थकन टूटी जंजीर की तरह उसके पैरों से उतरने लगी। वह सब कुछ भूल गई। इतना याद रहा कि दो गर्म बाहें पहली जैसी गर्मी और तशनगी के साथ उसकी कमर के गिर्द बंध गईं और वह किसी भंवर की तरह घूम उस बदन से लिपट गई। माथे के करीब गर्म सांसों की छुअन से आसिया ने चेहरा ऊपर उठाया, भारी पलकें खोलीं, आंखें मिली और अंदर की खौलती उबलती खुशी बांध तोड़ गई। जिंदगी से भरपूर दो हंसी एक साथ गूंज उठी। सच है, इंसान को अपने सुख की तलाश खुद करनी पड़ती है। आसिया ने गर्म होठों को उसके सीने पर रख दिया। शहद के मनोमट के एक साथ लौटके एक दूसरे की तन की गंध सूंघते, एक दूसरे को पूरी तरह पाने की लालसा से बेचैन, दोनों खिलते कमलों के बीच मदहोश थे। सूरज चढ़ा, ढला और रात दबे पैर खुली खिड़की से कमरे में दाखिल हो गई। गली कूचों में जिंदगी की चहल पहल बदस्तूर कायम थी। तौबा की बारगाह खुली थी और गुनाहों के रास्ते पर पहरेदार खड़े थे। मगर इस कमरे में सांसों की साड़ से, हर चीज़ से बेनियाज समर्पण के समंदर पर उड़ने के लिए पंख फैलाए कमरे की मदहोश फिजा में झूला झूल रही थी।
उन्हें न दुनिया का खौफ था न जमाने का डर। तलवार, गोली, फांसी उनके लिए फूलों की सेज थी। माँ की जहाँ दीदा नज़रों से आसिया की घबराहट छुपी नहीं रह सकी। मायके में आकर आसिया ज़्यादा खिल उठी थी, मगर रोज़ रोज़ बाहर निकलना और हर बार नया झूठ बोलना ज़रा मुश्किल काम था। दोजख की आग खरीद रही हो तुम? माँ के तेवर बदल चुके थे। उन्हें देखकर उसका दिल दहल गया और वह जवाब देने की जगह माँ को फटी नज़रों से देखती रही, जैसे कह रही हो कि ज़िंदगी एक ही तरह के रास्ते पर चलने का नाम नहीं है माँ। कई दिन आसिया घर से बाहर नहीं निकली। कुमलाई मुरझाई बिना नहाए धोए पड़ी रही, मगर चौथे दिन वह उठकर तैयार हुई, जैसे माँ से कहना चाह रही हो कि दोजख की आग में जीते जी झुलस चुकी हूँ, मुझसे मेरी जन्नत मत छीनो। सबकी निगाह में यह पाप ही सही, मगर कर लेने तो मुझे यह गुनाह। यह मेरे अनुभव की उपलब्धि है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। आसिया चली गई। माँ उसके चेहरे के तेवर को देखकर चुप ही रही, या फिर बेटी की पहली सरकशी को देखकर वह समझ नहीं पाई कि 22 साल की अपने से ऊंचे कद की इस खूबसूरत बला को वह क्या सजा दे। शाम को आसमां अपने 4 बच्चों के साथ लदी फदी चली आई। घर की कोई चीज़ अपनी जगह पर टिकी न रह सकी। घुड़दौड़ ने घर में वह तूफान बर्पा किया कि आखिर माँ को मुंह खोलकर उन्हें डांटना पड़ा, मगर नानी की डांट कौन सुनता है। खाने के बाद जब सारे शैतान सो गए तो माँ बेटी धूप में बैठी और सुख दुख की बात करने लगी। शाम ढले जब आसिया घर में दाखिल हुई तो उसके स्वागत में बच्चों ने वह चीख पुकार मचाई कि आसिया भूल गई कि अब उसे इनके साथ उधम नहीं मचाना चाहिए। इस उछल कूद में आसिया को वापस घर में देखकर माँ के तेवर भी ढीले हो गए और हंसी खुशी सब एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। टीवी पर बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया था, इसलिए केक फल खाते बच्चे खामोशी से बैठे थे। रात के खाने के बाद बहनें जब अकेली रह गईं तो आसिया ने बहन को गौर से देखा, फिर झिझकते हुए बोली, सच बताना, क्या वह सब तुम्हें अपने शौहर से मिला जिसकी तमन्ना एक औरत के दिल में रहती है, या सिर्फ हर साल एक अदद औलाद का तोहफा मिलता रहा? हाँ मिला, बहुत कुछ मिला, घर बार और या औलादें। ऊपर आसमान से तो नहीं गिरी ना? आसमां ने आंखें इस तरह उठाई जैसे बहन की नादानी पर हंस रही हो, मगर जब बहन के चेहरे की संजीदगी और आंखों में चमकते सवाल को लगातार नाचता पाया तो वह दोबारा सवाल को समझी और हंसना भूल गई। जवाब के नाम पर एक सुस्ती चेहरे पर उतर आई। झूठ, यही झूठ हमारा जेवर है। यह जेवर मैंने भी पहना, यह नकाब मैंने भी आंखों पर डाली, मगर जानती हो, मेरे भाग्य में कुछ और बदा था। मुझे मेरा हिस्सा मिला ज़रूर, मगर उसने मेरा सब कुछ बदल डाला। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। जब कोई किसी अनुभव से गुजरा ही ना हो तो उससे ज़िंदगी की गहराई पूछना बेकार है। उलझी उलझी आसमां बहन को समझने की कोशिश करने लगी। जब कुछ भी पल्ले न पड़ा तो उलझकर उसने एक पुराना सवाल दोहराया, अफजल शौहर तो अच्छा है ना? हाँ, शरीफ, सीधे और कमाने वाले। हर औरत के लिए सिर्फ यह खूबियाँ काफ़ी नहीं होती। यानी? शराफत भूखे को खाना, प्यासे को पानी, मरते हुए को ज़िंदगी नहीं बख्शती। इन चीज़ों के लिए शराफत से और ऊंचा उठना पड़ता है, समझी? अगर अब भी औरत होकर समझ न पाई हो तो। आसिया बहन का ताज्जुब से खुला मुंह देखकर चिढ़ गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। आसमां के गोद का बच्चा दूध के लिए रो पड़ा था और वह बहन को छोड़ अपने लाडले को संभालने में लग गई। आसिया ने उकताई नज़रों से बहन को देखा, जिसकी बाईं तरफ 3 बच्चे बेसुध पड़े सो रहे थे। सूरज के निकलते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। कोई गिरा, कोई चीखा, कोई रोया। नाश्ते के बाद आसिया मौका देखकर चुपचाप घर से निकल गई। आसमां रात से उलझन में पड़ी थी, इसलिए बच्चों के पार्क में निकलते ही उसने माँ से पूछा, सब ठीक तो है ना? बुलाकर पूछो उसी से, माँ एकाएक गुस्से से भड़क कर बोली। वह तो कब की जा चुकी है,
पूछ कर नहीं गई क्या? ताज्जुब से आसमा ने पूछा। वह तजुर्बे कर रही है। यहाँ सदियों से जो तजुर्बा हम कर रहे हैं वह तो उसकी नज़र में फजूल बोसीदा बातें हैं। वह अकेली समाज को बदल डालेगी, मर्दों की बराबरी कर उनसे नया कानून लिखवा लेगी। चुपचाप बैठी देखती जाओ, यह आतशपारा क्या गुल खिलाती है। माँ का चरखा चल गया था और आसमां के कान खड़े हो गए थे। अब धीरे धीरे बात उसकी समझ में आने लगी थी। मर्द शीगा भी करेगा, ब्याहता के रहते दूसरी शादी भी करेगा और बाहर भी जाएगा, उसे कौन रोक सकता है भला। लोग थू थू भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, मगर औरत यह सब करेगी तो घर की रहेगी न घाट की। दूसरा शौहर करना तो दूर, किसी से आशनाई भी हुई तो दुनिया उसे हरामकारी और मजहब से जनाकारी कहेगा। मगर सर पर इनकलाब सवार है। एक इनकलाब ने हमारा सुख छीना, दूसरा आया तो समझो हमारी बची इज्जत भी धूल में मिल जाएगी। माँ पर जैसे दौरा पड़ गया था। उसकी आवाज़ ऊंची होकर फट गई थी। सब्र से काम लो। घबराकर आसमा ने माँ को शांत कराना चाहा। अरे अपने मियाँ में है कोई खराबी, मगर बदबख्त की किस्मत फूटी है। माँ ने रुआसी में कहा और चुप हो गई। शायद आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। आसमा सर झुकाए बच्चों के धुले कपड़े पर इस्त्री करने लगी। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। अगर आसिया अफजल से खुश नहीं है तो तलाक ले ले, मगर यह सब तलाक किस बुनियाद पर वह मांगेगी भला? कोई खराबी नहीं है अफजल में। नशा, बीमारी, बेकारी, पिटाई, लापरवाही कुछ भी ऐसा नहीं है जो केस बना सके। नामर्दानगी का इल्ज़ाम उस पर लगाया नहीं जा सकता है। उसको साबित करना पड़ेगा। और यह पता लगा कि आसिया कहीं खुद दिलचस्पी रखती है, फिर तो कयामत आ जाएगी। कोर्ट उसे कपड़ा जल रहा है, माँ चीखी। ओह! आसमा चौंकी। छोटी बेटी का लाल फ्रॉक सीने के पास से जल चुका था। आसमा ने प्लग निकाला, कपड़े समेटे और चुपचाप सोए बेटे के पास जाकर बैठ गई। उसका दिल दिमाग परेशान था। कई तरह के सवाल उसके सामने आन खड़े हुए थे, जिनमें से सबसे अहम सवाल था कि शादी के बाद ऐसा क्यों हुआ और वह कौन है जिसने उसकी बहन का ईमान डगमगा दिया है। शाम को आसमा के शौहर का फ़ोन आया कि वह उसे लेने आने वाला है, मगर माँ की बीमारी का बहाना करके आसमा ने उससे एक दिन और रुकने की इजाज़त ले ली। बेटी को रुकता देखकर माँ ने बड़ी बहन को फ़ोन करके बुला लिया और तीनों सर जोड़कर आसिया की बदकिस्मती पर आंसू बहाती रहीं। आसिया जब शाम ढले घर में दाखिल हुई तो खाला ने महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें सारी बात का पता चल गया है। वह उसी प्यार दुलार से मिली और पूछने लगी, मायके में कब तक रहना है? हो सके तो खाला के घर भी आओ। अब यहीं रहूँगी, मुझे वापस नहीं जाना है। आसिया ने फैसला सुनाया, जिसे सुनकर माँ के हाथ से घी का डिब्बा छूटते छूटते बचा। लाओ, मैं बघाड़ती हूँ। आसमा गोद का बच्चा आसिया को दे माँ की घबराहट तार हड़िया भूनने में लग गई। पूरे 1 महीने मैंने तुझे दूध पिलाया था, जब तू 3 महीने की थी और जोहरा सख्त बीमार थी। खाला ने पुरानी यादों में डूबते हुए कहा। अब मैं 3 महीने की बच्ची थोड़ी रह गई हूँ, जिसकी ज़रूरत सिर्फ माँ की छाती का दूध होता है। इस घर में कोई नहीं समझता कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी ज़रूरत, मेरी चाहत कुछ और है। आसिया ने शिकवे भरे लहजे से कहा। आ मेरी बच्ची, तेरी ज़रूरतों को अपनी अकल मुताबिक समझने की कोशिश करूँगी, कहकर खाला ने अपनी बाहों में समेट उसके माथे को चूमा और बालों को सहलाया। जोहरा एक किनारे बैठी बेटी का चेहरा हैरत से ताकने लगी। आसमा ने चाय की ट्रे सामने रखी और केक, सूखे मेवे की प्लेट खाला के आगे बढ़ाई। आसिया संभल कर बैठ गई। ज़रूरत का इंसान की ज़िंदगी में एक उसूल होता है, खाला ने धीमी आवाज़ से कहा। मानती हूँ खाला, मगर जब ज़िंदगी इन बोसीदा उसूलों की कानूनी किताबों से आगे निकल जाए तो? आसमा ने परेशान आंखें उठाईं और खाला को देखा। हर ज़रूरत अगर पूरी की जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। खाला ने उसके गालों पर प्यार से चपत मारी।
आपका पुराना कानून नई परेशानियों का हल नहीं जानता, मरते घुटते इंसान की मदद को नहीं पहुंचता। इसलिए आप जिंदगी को खौफ की दीवारों में चुन देना चाहती हैं, ताकि एक बार मिली जिंदगी भी इंसान खुलकर जी ना सके। कहकर आसिया उठी और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छा गई। तीनों औरतें अपने अपने ख्यालों में डूबी थीं। कमरे में अंधेरा बढ़ता देख आसमां ने उठकर बत्ती जलाई। यह रिश्ते किस जमाने में औरत मर्द के बीच नहीं बने, मगर माँ ने धीरे से कहा, अरे जोहरा, तब अचानक यह रिश्ते बनते थे क्योंकि अचानक ही मौका मिलता था। गर्भ ठहरा या औलाद पैदा हुई, इस बात को बताने के लिए शायद ही उन बेचारों को दूसरा मौका मिलता हो कि किसकी औलाद किस घर में पली, किसी को क्या पता। मगर अब हालात दूसरे हैं। यहाँ ज़िंदगी बार बार इंसान को मौका देती है। हालात उसका साथ भी देते हैं क्योंकि इंसान अपने हक को पहचानने लगा है। और खाला बीच में ही रुक गई। आपको समझाने बुलाया, उल्टे आप उसी की ज़बान बोलने लगी हैं। जोहरा बहन की सदा का बुरा मान गई और उनकी बात बीच में ही काट दी। मेरे कहने का मतलब है कि बात न हल्की है न फजूल, इसलिए थोड़ा सब्र से काम लो। जोश वक्त के साथ बैठेगा, दबाने से और उफनेगा। बड़ी बहन ने सोचती आवाज़ में बहन से कहा। रात को सब ने जाने किधर किधर की बातें की, दुख सुख को याद किया। आसिया ने बच्चों के साथ तकिया फेंक फेंक कर खेल खेला। माँ से रूई के टूटने पर सलवातें सुनी और खाने के बाद एक लिहाफ में घुस सब ने आसिया से ढेर सारी कहानियाँ सुनी। कहानी सुनाते सुनाते आसिया बच्चों के बीच गहरी नींद में डूब गई। आधी रात के लगभग जब माँ और खाला अपने कमरे में सो गईं, तो आसमां ने जाकर बहन को जगाया और दोनों खामोशी से बैठक में आकर बैठ गईं। आसमां ने कॉफ़ी पहले ही बनाकर रख ली थी। बहन की ख्वाब में डूबी आंखें देखकर आसमां हल्के से मुस्कुराई। लो, पहले तुम्हारी यह नींद टूटे तो आगे बात हो। दोनों धीरे धीरे कॉफ़ी पीती रहीं। आसमां के चेहरे पर चिंता थी और आसिया के चेहरे पर सपने का सुनहरापन। कॉफ़ी के प्याले खाली हो गए। आसिया ने पैर उठाकर सोफे पर पलथी मारी और बहन की तरफ देखा। आसमां ने सोफे की पीठ से टेक लगा एक लंबी सांस खींची। कौन है वह? कौन? आसिया चौंकी। नींद का खुमार काफूर हो गया। तुम मेरा मतलब समझ रही हो? आखिर वह है कौन? आसमां का लहजा सपाट था। एक मर्द। आसिया का स्वर तल्ख था। उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? बहन की भवें तनी। मेरा और उसका रिश्ता आदम और हव्वा का है। हंसी आसिया। आदम और हव्वा का रिश्ता पाक है, मगर औरत मर्द का जो रिश्ता तुम जी रही हो वह समाज की नज़र में नापाक है। आसमां ने आईना उलट दिया। समाज? कौन सा समाज? औरत मर्द का आपसी रिश्ता किसी समाज किसी कानून का मोहताज नहीं होता है। सो मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे पर बगावत की तुतुहरी बज रही है, मगर यह बगावत तुम्हें सिर्फ गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मौत के रास्ते की तरफ धकेल रही है। अब मेरा हर रास्ता मौत को जाता है। तो फिर रास्ता बदल डालो। जब मरना हर हालत में है तो रास्ता बदल कर क्या होगा? एक मौत को समाज इज्जत देगा और दूसरे पर लानत भेजेगा। तो फिर भेजने तो उन्हें लानत। उस सूरज पर जो ज़मीन को ज़िंदगी देता है, उस मिट्टी पर जो बीज को अपने आगोश में लेकर अंकुर फोड़ने पर मजबूर करता है, और इस कायनात पर जिसका दारोमदार इन्हीं रिश्तों पर कायम है, जिसमें हर वजूद दूसरे के बिना अधूरा है। यह लनत रानी छोड़ो और हकीकत की दुनिया में उतरो। हकीकत? हाँ। अगर शौहरदार औरत को मर्द पूरी तरह हासिल ना हो उसकी अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं के मुताबिक, तो फिर तुम्हारा समाज और कानून कोई हल बताता है? तलाक? दूसरी शादी? तलाक? उस इंतज़ार में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। फिर आज तक औरत को तलाक मांगने पर
क्या आज़ादी मिलती रही है जो मैं? फिर शराफत, शराफत की ज़िंदगी गुजारो। औरतों के लिए शरीफ होना ही। शराफत कुछ औरतों की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखना नहीं पसंद करता और इस मजबूरी में वह पाक पवित्र बनी रह जाती हैं। मगर मेरे साथ वह मजबूरी नहीं है। तुम अफजल को जलील कर रही हो। बिल्कुल नहीं। वह बिस्तर पर मेरा पूरक नहीं है, यह मैं जानती हूँ। उसका जोड़ा भी कहीं होगा और मैं भी इसी घर में पैदा हुई, पली बढ़ी और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कम और ज़्यादा का संतुलन बना शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की हम दोनों कोशिश करते हैं। मगर तुम भी तो उसी घर में पैदा हुई, पली बढ़ी और अचानक यह तब्दीली। वह भी शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। आखिर क्यों? इसलिए कि मोहब्बत ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है, आसिया ने कहा सहज स्वर में, मगर उसके तेवर को देख आसमां के माथे पर पसीना छलक आया। बहन के इस तरह किए गए सवालों से आसिया के दिल में उथल पुथल मच गई थी। उसने यह रिश्ता खुद तलाश नहीं किया था। शादी के बाद अफजल से मिली हर खुशी को उसने उमंग के साथ जिया था। मगर शादी के 1 साल बाद वह कौन सा कमज़ोर लम्हा था जब वह आन टकराया था। अपनी बातों, अपनी नज़रों से उसने इस तरह आसिया से खुद उसका परिचय कराया कि आसिया दंग रह गई थी। दूर से पैदा हुई कशिश पहले ही दिन तन गाथा में नहीं बदली थी, बल्कि जब दोनों हर तरह के तर्क, अंकुश और व्यथा पर विजयी हो गए तो इस मुकाम पर पहुंचे थे। वह अफजल से उम्र में 2-3 साल बड़ा था, आधी दुनिया घूम चुका था। पढ़े लिखे होने के साथ उसके पास अनुभव था, नज़रिया था, जो आसमां के सामने से कई तरह के जाले साफ करने में, उसे विश्वास देने और समाज को सियासी तौर से समझने के लिए मददगार ही नहीं हुआ था, बल्कि अपनी बातों से एक अजीब तरह का लुत्फ़ आसिया को देता था। अफजल के साथ उसकी ज़िंदगी बधे बधाए ढर्रे पर चल रही थी, मगर उसके साथ रोज़ एक नई बात मालूम होती, रोज़ एक तलाश शुरू होती जो उसे बड़े आराम से एक ठहरी ज़िंदगी से आगे ले जाती। आसिया उम्र के जिस दौर में थी, वह जिज्ञासा से भरी उम्र का दौर था। उसकी यह ज़रूरत अफजल नहीं, बल्कि वह पूरी कर रहा था। वह शादीशुदा है? आसमा ने सवाल ठोका। नहीं। आसिया ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। तुमसे शादी करेगा? उपेक्षा भरे स्वर में आसमा बोली। मैंने अभी तक इस सवाल पर सोचा ही नहीं था। अगर तुम्हारे वजूद में एक नए इंसान ने सांस ली तो? क़यामत के दिन बच्चों को माँ के नाम से पुकारा जाएगा, बाप के नुत्फ़े से नहीं। दोनों बहनें आमने सामने बैठी चुपचाप सी चंद लम्हे टिकटिकी बांधे एक दूसरे को देखती रहीं, जैसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हों। फिर जाने क्या हुआ, आसमां की बड़ी बड़ी आंखों में पानी जमा होने लगा। यह क्या? आसिया चौंक पड़ी, अपनी जगह से उठकर बहन के पास आकर बैठ गई। तुम्हारी ज़िंदगी की कौन सी मंजिल होगी, उसके अंजाम से घबराती हूँ। आसमा ने प्यार से बहन का गाल थपथपाया। आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। डरती मैं भी हूँ, मगर गुनाह का यह पक्का मीठा फल छोड़ने का दिल नहीं चाहता। आसिया ने बहन के सर पर प्यार से अपना सर रखते हुए कहा। कोशिश करो, आसमा ने भर्राई आवाज़ से कहा। भूल मत करना कि मुझे अपना अंजाम पता नहीं, मगर मोहब्बत को लौटाने का दम मुझ में नहीं था। इस तन को सुलाना अब मेरे बस की बात नहीं है। आसिया कालीन पर बहन के पैरों के पास आकर बैठ गई और बहन की आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज़ में बोली। जाने किस जज्बे के तहत आसमा ने बहन के ऊपर उठे मासूम चेहरे को पल भर गौर से देखा, फिर उसे चूमा और ज़ोर से सीने से लगा लिया। आसिया का मन बहन की हालत देखकर भर आया। इन सब के बीच रहते हुए आसिया ने उस रिश्ते को समंदर में पड़े मोती की तरह संभाल लिया था।
लौटना, ठहरना और वापस मुड़ना उसके बस में नहीं रह गया था। मगर एक दिन यही सारे लोग उससे सवाल जवाब करेंगे, इस रिश्ते का नाम पूछेंगे, पाप और पुण्य का फ़र्क समझाएंगे, उसे सोचने पर मजबूर करेंगे। यह सब रिश्ते बनने से पहले उसने नहीं सोचा था। वह मिल गया। यही उपलब्धि उसे सर झुकाने पर नहीं, बल्कि उसमें विचित्र शक्ति और विश्वास देने के साथ सर उठाने पर उकसाती रही है। और आज आसिया की पलकों पर टिके आंसू आबशार बन गए। इन मोतियों को यूं मत गिराओ, इन्हें संभाल कर रखो, यह बहुत कीमती है पगली। आसमां ने बहन की झमझमाती आंखों से गिरते आंसुओं को अपनी उंगलियों से बड़े प्यार से साफ किया। आसिया ने पास पड़े कागज़ के रुमाल को उठाया, चेहरा व आंखें खुश्क की और अपने को संभालने लगी। मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिसकियां इतनी शिद्दत लिए हुए थीं जैसे उसका सीना तोड़कर बाहर निकल आएंगी। तुम मुझे गलत मत समझना, ज़िंदगी मैंने भी जी है और करीब से देखी भी है। मेरे पास अपने तजुर्बे हैं, हो सकता है वह तुम्हें बेकार के लगे, मगर शायद तुम्हारे काम भी आ जाए। आसमां ने बहन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा। आसिया ने अपनी बीर बहूटी जैसी लाल लाल आंखें बहन की तरफ उठाईं और कालीन से उठकर सोफे पर आन बैठी। आसमां अपनी जगह से उठी और आसिया के सोफे के बाजू पर टिक बहन के गले में बाहें डाल उसके सर पर अपनी ठुड्डी रख कुछ पल बैठी रही। हो सकता है कुछ नाजुक लम्हों में अफजल को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती हो। जो तुम्हें मिला, तुमने जाना, उसकी रोशनी में सोचो। जानती हो, औरत चाहे तो अपने साथी को भरपूर मर्द बना ले और ना चाहे तो नामर्द। अपने सुख को अफजल में तलाश करो। हो सकता है छुपा खजाना तुम्हारे हाथ आन लगे और तुम्हें दुगने सुख से सराबोर कर जाए। आसमां ने गहरी आवाज़ में नपे तुले शब्दों में अपनी बात खत्म की और बहन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आसिया ने हैरत से बहन को ताका। आसमां का चेहरा उसे बिल्कुल अलग सा दिखा और उसकी आंखों का ठहरा भाव जाने कैसी चमक से धुंधला गया था। आसिया के होंठ कांपे और भारी पलकें झुक गईं। बहन सुबह माँ को यह दिलासा देकर चली गई कि आसिया अपने को बदलने की कोशिश करेगी। वह अपने खून पर यकीन रखें। दोपहर को खाला भी इत्मीनान दिलाकर चली गई कि आखिर आसिया है तो इंसान ही, कोई फरिश्ता तो नहीं। एक दिन ज़रूर समझेगी घर का मतलब। जब बच्चे से गोद भरेगी तो उसको खुद अपनी ज़मीन की तलाश होगी। अभी शादी को 2 साल ही तो गुजरे हैं। ठोकर खाए बिना कोई संभलता है? बहन के कहने सुनने से माँ का दिल काफ़ी संभल चुका था। माँ को दोपहर में किसी दूर के रिश्तेदार के घर पुरशे में जाना था। वह चली गई। धन्यवाद। आगे की कहानी वीडियो के दूसरे एवं अंतिम भाग में अपलोड की जाएगी, उसे देखिएगा ज़रूर।